क्या ये संभव है कि क्रॉनिक स्ट्रेस यानी जो पुरानी और लगातार रहने वाली मानसिक थकान होती है, उसका सबसे बेहतरीन इलाज किसी आधुनिक लैब में नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आध्यात्मिक विचारधाराओं में छिपा हो? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि आमतौर पे जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारा ध्यान तुरंत दवाओं या ब्लड टेस्ट की तरफ चला जाता है। बिल्कुल, हम सीधे अस्पतालों के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन आज हमारे इस गहन विश्लेषण के लिए जो स्रोत सामग्री है, वो स्वास्थ्य को देखने के इस पूरे नजरिए को ही पलट देती है। एकदम सही कहा आपने। तो आज हम 27 अप्रैल 2026 को प्रकाशित हुए एक बेहद दिलचस्प दस्तावेज पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है रूहानी हेल्थ बुलेटिन। इसका मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे ब्रह्मा कुमारी इसकी आध्यात्मिक शिक्षाओं को, जिन्हें मुरली कहा जाता है, उन्हें सीधे तौर पर आधुनिक जीव विज्ञान और न्यूरोसाइंस से जोड़ा गया है। और ये जुड़ाव महज एक काव्यात्मक या दार्शनिक तुलना नहीं है, मतलब ये शारीरिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी बेहद सटीक है। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले मैं जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी विशिष्ट धार्मिक या आध्यात्मिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य बस इस स्रोत में दी गई आध्यात्मिक अवधारणाओं और जैविक विज्ञान, जैसे कि कॉर्टिसोल या गट ब्रेन एक्सिस के बीच के संबंधों को तटस्थ रूप से प्रस्तुत करना है। बिल्कुल। इस स्रोत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये मन और शरीर के बीच की उस काल्पनिक रेखा को पूरी तरह से मिटा देता है, जिसे आधुनिक चिकित्सा ने बहुत लंबे समय तक अलग-अलग खानों में बांट कर रखा था। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि इस बुलेटिन ने स्वास्थ्य को समझाने के लिए कुछ बहुत ही अनोखे शब्दों का संगम किया है, जैसे आत्मा के लिए एक इंजेक्शन, एक विशेष आहार, एक एक्सरसाइज और एक कैप्सूल। असल में ये जो रूपक स्रोत में दिए गए हैं, वे एक बहुत ही व्यवस्थित और समग्र स्वास्थ्य का नक्शा तैयार करते हैं। ये बुलेटिन मूल रूप से इस तथ्य को सामने रखता है कि हमारा हर एक विचार सिर्फ हवा में गायब नहीं होता। तो वो कहाँ जाता है? वह शरीर की एक एक कोशिका को एक रासायनिक संदेश भेजता है। मतलब ये पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अरे वाह! इसी बात को आधार बनाते हुए ये बुलेटिन तनाव जैसी बड़ी समस्या के लिए एक इमरजेंसी इलाज का प्रस्ताव रखता है। स्रोत ने इसे वैराग्य का इंजेक्शन नाम दिया है। वैराग्य का इंजेक्शन? वाह! ये नाम ही अपने आप में बहुत गहरा है। हाँ, मतलब यहाँ बेहद की वैराग्य वृत्ति का अर्थ पुरानी दुनिया और शरीर से खुद को पूरी तरह डिटैच करना बताया गया है। आसान भाषा में कहें तो बीती बातों के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में न अटकना। और वैज्ञानिक रूप से देखें तो स्रोत का दावा है कि ये अवस्था शरीर में कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन को कम करती है। कोर्टिसोल, वही जो हमें स्ट्रेस देता है। एग्जैक्टली। और ये एड्रिनल ग्रंथियों को आराम देता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और हृदय पर दबाव कम करता है। अगर हम इसे एक कंप्यूटर की एनालॉजी से समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिस्टम के बैकग्राउंड में बहुत सारे भारी प्रोग्राम एक साथ चल रहे हों और कंप्यूटर की रैम पूरी तरह भर चुकी है। हाँ, और फिर प्रोसेसर ओवरहीट होने लगता है। बिल्कुल। तो ये जो वैराग्य है, ये दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि ये उस टास्क मैनेजर की तरह है जो अनावश्यक बैकग्राउंड प्रोग्राम्स को तुरंत एंड टास्क कर देता है ताकि सिस्टम क्रैश होने से बच सके। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हम अक्सर वैराग्य को वास्तविकता से कटने के रूप में देखते हैं, तो क्या यहाँ इसे एक जैविक सर्वाइवल मैकेनिज्म के रूप में नहीं बताया गया है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मानव शरीर का डिजाइन इस तरह के लगातार बैकग्राउंड प्रोसेसिंग या क्रॉनिक स्ट्रेस को सहने के लिए बना ही नहीं है। ये तो है। न्यूरोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी पुरानी बुरी घटना के बारे में सोचता है तो मस्तिष्क के एमिगडाला हिस्से को ये समझ नहीं आता कि खतरा असली है या सिर्फ कल्पना है। अच्छा, मतलब उसे लगता है कि खतरा अभी भी सामने खड़ा है। हाँ बिल्कुल। वो तुरंत किडनी के ऊपर मौजूद एड्रिनल ग्रंथियों को एक आपातकालीन संदेश भेजता है, जिससे खून में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन का सैलाब आ जाता है। शरीर शारीरिक रूप से किसी बड़े खतरे से लड़ने या भागने की तैयारी करने लगता है। भले ही वो इंसान सिर्फ अपने सोफे पर बैठकर किसी आने वाले ईमेल या मीटिंग के बारे में ही क्यों ना सोच रहा हो। ये तो बहुत खतरनाक है। यही तो बात है। ये बिल्कुल एक सर्वाइवल मैकेनिज्म ही है। जब कोर्टिसोल लंबे समय तक खून में मौजूद रहता है तो वो एक धीमे जहर की तरह काम करता है, जो ऊतकों को नष्ट करता है और इम्यूनिटी को गिरा देता है। तो जब स्रोत वैराग्य का अभ्यास करने को कहता है, यानी अपनी चेतना को पूरी तरह से वर्तमान में ले आना, तो वो काल्पनिक खतरा अचानक गायब हो जाता है। एमिगडाला तुरंत शांत हो जाता है। क्या बात है।
इसके परिणाम स्वरूप एड्रिनल ग्रंथियां तनाव के हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं, रक्त वाहिकाएं सामान्य हो जाती हैं और हृदय गति स्थिर हो जाती है। ये एक बहुत ही तेज शारीरिक रीसेट है जिसे एक दार्शनिक विचार का आवरण पहनाया गया है। मतलब मानसिक रैम को इस तरह क्लियर करने से कॉर्टिसोल का वो रिसाव तो रुक गया और सिस्टम का ओवरईट होना भी बंद हो गया। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ नुकसान को रोक देना ही बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए काफी तो नहीं है ना। इंजन को दोबारा ठीक से चलाने के लिए सही ईंधन की भी जरूरत होती है। हाँ, और यहीं से हम स्रोत के दूसरे और बहुत ही हैरान करने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा है। सही कहा। बुलेटिन पवित्रता का अमृत यानी खानपान और दृष्टि की शुद्धता को आज का रूहानी आहार बताता है। ये इसे सीधे गट ब्रेन एक्सिस से जोड़ता है। गट ब्रेन एक्सिस, ये आज के विज्ञान का बहुत बड़ा विषय है। और स्रोत कहता है कि सात्विक भोजन से आंतों का माइक्रोबायोम संतुलित रहता है, जो शरीर का 90% सेरोटोनिन पैदा करता है, मतलब जो हमारा हैप्पी हार्मोन है। हाँ, बिल्कुल। आजकल पेट को दूसरा दिमाग कहना आम बात हो गई है, लेकिन मेरा यहाँ एक वैचारिक सवाल है। पूछिए। लोग आमतौर पर खुशी को केवल दिमाग से जुड़ी चीज मानते हैं, लेकिन यह स्रोत इसे पाचन तंत्र से जोड़ रहा है। आध्यात्मिक पवित्रता का सीधा संबंध शारीरिक सेरोटोनिन के उत्पादन से कैसे जुड़ सकता है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। उस पवित्रता का जो जैविक अनुवाद है वो हमारी वेगस नर्व के काम करने के तरीके में छिपा है। वेगस नर्व, ये क्या काम करती है? ये नर्व हमारे मस्तिष्क से निकलकर सीधे हमारे पाचन तंत्र तक जाने वाला एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल केबल है। जब स्रोत सात्विक या पवित्र भोजन की बात कर रहा है तो विज्ञान की भाषा में इसका मतलब ऐसे भोजन से है जो शरीर में सूजन पैदा नहीं करता। अच्छा, मतलब इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता। एग्जैक्टली। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक रसायनों या तनाव पैदा करने वाले तत्वों से भरा भोजन करता है तो आंतों की परत में सूजन आ जाती है। और तब पेट सीधे उस वेगस नर्व के रास्ते मस्तिष्क को एक खतरे का सिग्नल भेजता होगा। बिल्कुल सही। और सेरोटोनिन के मामले में ये और भी जटिल है। हमारी आंतों में मौजूद ट्रिलियंस बैक्टीरिया ही असल में वे केमिकल फैक्ट्रियां हैं जो सेरोटोनिन बनाती हैं। अरे वाह! तो अगर सूजन होगी तो उनका क्या होगा? अगर आंतों का वातावरण खराब या सूजन से भरा है तो वे खास बैक्टीरिया मरने लगते हैं, सेरोटोनिन का स्तर गिर जाता है और इंसान का मूड अस्थिर हो जाता है। मतलब डिप्रेशन या एंजाइटी बढ़ने लगती है? हाँ, इसलिए इस संदर्भ में पवित्रता कोई नैतिक नियम नहीं है, बल्कि ये एक सख्त जैविक स्थिति है ताकि शरीर उन केमिकल फैक्ट्रियों को जिंदा रख सके जो हमें खुश रखती हैं। ये दृष्टिकोण तो पूरे विचार को ही नया रूप दे देता है। मतलब हम जो भोजन कर रहे हैं वो सिर्फ शरीर का ढांचा नहीं बना रहा है, बल्कि वो सचमुच हमारी खुश रहने की क्षमता का निर्माण कर रहा है। बिल्कुल। और बुलेटिन ने आहार के साथ साथ दृष्टि की शुद्धता को भी जोड़ा है। हाँ, दृष्टि की शुद्धता, क्योंकि आंखों से ग्रहण की जाने वाली जानकारी भी एक प्रकार का भोजन ही है। अगर हम लगातार नकारात्मक खबरें या तनावपूर्ण जानकारी देखते हैं तो वो मन के लिए जंक फूड का काम करता है। एकदम सही। और वो तुरंत उसी कॉर्टिसोल चक्र को फिर से शुरू कर देगा जिसे हमने उस पहले इंजेक्शन से रोका था। तो अब तक हमारी इमरजेंसी की स्थिति संभल गई है और शरीर को सही ईंधन भी मिल गया है। हाँ, बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। अब समय है इस दिमाग को इसकी पूरी क्षमता तक ले जाने के लिए इसे एक्सरसाइज कराने का। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। स्रोत के तीसरे कदम में एक रूहानी एक्सरसाइज का वर्णन है। हाँ, जिसे परम धाम का अनुभव कहा गया है। इसमें यह बताया गया है कि अपनी बुद्धि को इस भौतिक दुनिया से हटाकर ऊपर एक ही बिंदु पर एकाग्र करना है, ठीक वैसे ही जैसे एक सुई चुंबक की तरफ खींचती है। और विज्ञान के नजरिए से देखें तो स्रोत का दावा है कि इस डीप साइलेंस में जाने से मस्तिष्क में गामा वेव्स उत्पन्न होती हैं। गामा वेव्स। स्रोत कहता है कि यह मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन को बहुत तेज कर देती हैं और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम करती हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है। ये ध्यान का स्तर मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी बिखरी हुई रोशनी को समेटकर एक लेजर बीम में बदल दिया गया हो जो स्टील भी काट सकती है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या? आमतौर पे जब हम मौन या साइलेंस की बात करते हैं तो हम उसे मस्तिष्क की धीमी गति से जोड़ते हैं, जैसे नींद आने से ठीक पहले वाली थीटा या डेल्टा वेव्स। हाँ, आम धारणा तो यही है। जबकि यहाँ इसे गामा वेव से जोड़ा गया है जो दिमाग की सबसे उच्च सक्रियता वाली अवस्था है।
ये कैसे संभव है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि जब हम डीप साइलेंस या ध्यान की बात करते हैं तो असल में भौतिक मस्तिष्क में क्या हो रहा होता है। वही तो। हमें लगता है दिमाग बंद हो गया है। बिल्कुल, हमारी आम धारणा है कि शांत होने का अर्थ है दिमाग का स्विच ऑफ हो जाना। लेकिन न्यूरोसाइंस एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। सामान्य अवस्था में दिमाग के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे होते हैं। मतलब कोई हिस्सा आंखों से आ रही जानकारी प्रोसेस कर रहा है तो कोई कानों की आवाज सुन रहा है। हाँ, और कोई किसी पुरानी चिंता में उलझा है। ये एक भारी न्यूरोलॉजिकल शोर है। जैसे किसी बड़े ऑर्केस्ट्रा में सारे संगीतकार अपनी अपनी अलग धुनें बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, जिससे सिर्फ शोर पैदा होता है। क्या बात है! ये समझने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति उस परम धाम के अनुभव या डीप साइलेंस का अभ्यास करता है तो दिमाग सोता नहीं है। तो फिर क्या होता है? इसके बजाय उस ऑर्केस्ट्रा के सारे संगीतकार अचानक एक साथ एक ही लय में एक ही धुन बजाना शुरू कर देते हैं। इस पूरी तरह से एक साथ सिंक्रोनाइज होने की अवस्था को ही विज्ञान में गामा वेव्स कहा जाता है। अरे वाह! ये कोई बिखरी हुई हाइपर एक्टिविटी नहीं है, ये हाइपर इंटीग्रेशन है, एकाग्रता का सर्वोच्च स्तर। तो ये असल में परम व्यवस्था की स्थिति है। इसमें ऊर्जा तो बहुत लगती है, लेकिन अनुभव एक गहरी शांति का होता है। बिल्कुल, और मस्तिष्क की ये अत्यधिक सिंक्रोनाइज्ड अवस्था पूरे न्यूरल नेटवर्क की एक तरह से डीप क्लीनिंग कर देती है। डीप क्लीनिंग? हाँ, ये न्यूरॉन्स के बीच के रास्तों को मजबूत करती है और एल्जाइमर्स जैसी बीमारियों के खिलाफ एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करती है। ये तो अद्भुत है कि जिसे हम केवल एक आध्यात्मिक मौन समझ रहे थे, वो दरअसल मस्तिष्क की जिम का सबसे भारी वर्कआउट है। सही कहा आपने। लेकिन यहाँ इंसान की फितरत आड़े आती है। हम इंसान बहुत जल्दी अपनी पुरानी और आरामदायक आदतों में वापस फिसल जाते हैं। हाँ, ये तो मानव स्वभाव है। तो इस सकारात्मक बदलाव को हम हमेशा के लिए कैसे बनाए रख सकते हैं? ये सवाल हमें बुलेटिन के आखिरी और सबसे अहम हिस्से तक लाता है, यानी रूहानी कैप्सूल। रूहानी कैप्सूल। स्रोत के अनुसार ये कैप्सूल है अविनाशी ज्ञान रत्न, जिसका मतलब है रोज नए और सकारात्मक विचारों का चिंतन करना। बुलेटिन स्पष्ट रूप से इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से जोड़ता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये शब्द आज बहुत चर्चा में है। जो न्यूरॉन्स के बीच नए रास्ते बनाता है और नकारात्मकता के पुराने सर्कल को तोड़ता है। इसे सुनकर मेरे दिमाग में एक पहाड़ की तस्वीर उभरती है। अच्छा, कैसी तस्वीर? जहां पानी का बहाव दशकों से एक ही दिशा में बहते हुए एक गहरी नाली बना चुका है। अब अगर पानी की दिशा बदलनी है तो एक नया रास्ता खोदना पड़ेगा। शुरुआत में पानी बार बार पुरानी नाली में ही गिरेगा। हाँ, प्राकृतिक रास्ता तो वही है। लेकिन अगर रोज उस नए रास्ते को खोदा जाए तो एक दिन नदी हमेशा के लिए अपनी दिशा बदल लेगी और पुरानी नाली पूरी तरह सूख जाएगी। ये बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या न्यूरोप्लास्टिसिटी जैविक स्तर पर बिल्कुल ऐसी ही है? और क्या ये आध्यात्मिक ज्ञान सचमुच हमारे दिमाग की भौतिक संरचना को बदल रहा है, या ये सिर्फ मन को सांत्वना देने के लिए है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो आपके इस नदी वाले उदाहरण से बेहतर न्यूरोप्लास्टिसिटी को शायद ही समझाया जा सकता है। सच में? हाँ, न्यूरोसाइंस में एक बहुत ही स्थापित नियम है जिसे हेब्स लॉ कहा जाता है। नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति सालों तक तनाव, डर या गुस्से में जीता है तो उसके मस्तिष्क में भय का वो रास्ता एक विशेष पदार्थ से कोट हो जाता है जिसे मायलिन कहते हैं। मायलिन। ये मायलिन किसी तांबे के तार पर चढ़े हुए प्लास्टिक इंसुलेशन की तरह काम करता है, जिससे सिग्नल बहुत तेजी से गुजरता है। यही वो गहरी नाली है जिसका आपने जिक्र किया। मतलब नकारात्मकता सचमुच दिमाग के लिए सबसे आसान और प्राकृतिक डिफॉल्ट रास्ता बन जाती है। बिल्कुल, और इसे तोड़ने के लिए सिर्फ खुद को समझाना काफी नहीं है। जब स्रोत रोजाना ज्ञान के कैप्सूल की बात करता है तो ये मस्तिष्क को न्यूरॉन्स के एक बिल्कुल नए सेट को इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है। अच्छा, तो हम जानबूझकर नया रास्ता बना रहे हैं? हाँ, शुरुआत में ये नया रास्ता कमजोर होता है बिना माइलिन के, लेकिन रोजाना के चिंतन से मस्तिष्क भौतिक रूप से नए सिनेप्सिस बनाता है और इस नए रास्ते पर माइलिन चढ़ाने लगता है। अरे वाह! और उस पुराने रास्ते का क्या होता है? समय के साथ तनाव वाला वो पुराना रास्ता इस्तेमाल ना होने के कारण मस्तिष्क द्वारा खत्म कर दिया जाता है। इसे विज्ञान में साइनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं। ये तो लिटरली एक भौतिक रीवायरिंग है। हाँ,
ज्ञान का रोजाना चिंतन सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की वायरिंग को फिर से डिजाइन करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये जानना सच में बहुत रोमांचक है कि हम इंसान केवल मानसिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी अपने विचारों के स्वयं आर्किटेक्ट हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इस पूरी चर्चा की कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। इस बुलेटिन के अंत में एक बहुत ही प्रभावशाली हेल्थ मंत्र दिया गया है। क्या है वो मंत्र? स्रोत कहता है, मैं बेहद के वैराग्य वाली शांत आत्मा हूं। पवित्रता मेरा प्राकृतिक स्वभाव है। परम धाम मेरा विश्राम स्थल है और ज्ञान के रत्न मेरी सच्ची संपत्ति हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम इन सारे हिस्सों को एक साथ कैसे देखें? जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये बुलेटिन केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता और जीव विज्ञान का एक बेहतरीन सिंथेसिस है। ये समग्र स्वास्थ्य के लिए एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है जहां हर आध्यात्मिक क्रिया की एक जैविक प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल, जैसे वैराग्य का इंजेक्शन कॉर्टिसोल को घटाता है, सेरोटोनिन को बढ़ाता है, परम धाम का मौन गामा वेव्स उत्पन्न करता है, और ज्ञान का कैप्सूल इस पूरी प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए स्थायी कर देता है। तो ये मानव शरीर को सही तरीके से चलाने का एक संपूर्ण यूजर मैनुअल है। एकदम सही। इन सभी बातों को सुनकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है, जिससे मैं चाहूंगा कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वे इस पर गहराई से विचार करें। बताइए। हम अक्सर यही मानकर चलते हैं कि प्राचीन धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ सिर्फ नैतिक उत्थान के लिए लिखे गए थे, मतलब सिर्फ इंसानों को अच्छा बनाने के लिए। हाँ, ये आम सोच है। लेकिन अगर वैराग्य और पवित्रता जैसी आध्यात्मिक अवधारणाएं शुरुआत में सिर्फ नैतिक नियमों के लिए नहीं, बल्कि मानव न्यूरोबायोलॉजी के यूजर मैनुअल के रूप में डिजाइन की गई थी, तो ये बहुत कुछ बदल देता है। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, दुनिया भर के अन्य प्राचीन धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथों में ऐसे और कौन से रूबक छिपे हो सकते हैं जो असल में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा डिकोड किए जाने का इंतजार कर रहे हैं? ये सच में एक ऐसा गहरा नजरिया है जो हमें इतिहास और विज्ञान दोनों को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने पर मजबूर कर देता है। क्या ये संभव है कि बेहतरीन स्वास्थ्य का असली खजाना किसी आधुनिक प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि अतीत के इन्हीं पन्नों में कहीं गहराई में छुपा हो? बहुत मुमकिन है। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस वैचारिक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम बहुत जल्द एक और बेहद रोचक विषय के साथ वापस लौटेंगे।